अस्सलामु अलैकुम क्लास, दिस इज़ रमान भटाविया क्लास। आज आपसे जो हम वीडियो शेयर करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अक्सर हमने ये देखा है, चाहे बीकॉम का स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल आता है। इनफैक्ट सीए के अंदर, एसीसीए के अंदर भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं। आईसीएम है या बीबीए, एमबीए, कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो, उसको जब इतना बड़ा डेटा एक साथ गिवन होता है तो अक्सर उससे ये मिस्टेक पॉसिबल होती है। इनफैक्ट मैंने भी फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग का जब पेपर दिया था तो ये मिस्टेक मुझसे भी हो गई थी कि एक आध एडजस्टमेंट हमसे मिस हो जाती है। और ये एडजस्टमेंट हमें पता तो होता है, लेकिन हम उसको उसका इम्पैक्ट भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हमसे उसको उसकी जगह पर ले जाना में अक्सर गलती हो जाती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम इसको कैसे आसान बना सकते हैं, इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आसान बना सकते हैं, कैसे एडजस्टमेंट से डील कर सकते हैं, ताकि हमसे ये जो प्रोबेबल मिस्टेक्स है वो ना हो। तो एक एक छोटी सी टिप है आप लोगों के साथ, आप इसको देखिएगा, इसको अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। कि देखिए, जिस तरीके से जो मैंने सवाल उठाया है, इस सवाल के अंदर मेरे पास कोई 8 एडजस्टमेंट्स गिवन है। देयर आर 8 एडजस्टमेंट्स इन दिस क्वेश्चन। और अगर मैं देखूँ इसकी रिक्वायरमेंट, तो एग्जामिनर ने मुझसे इनकम स्टेटमेंट भी रिक्वायर की है, बैलेंस शीट भी की है, और चेंजेस रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट भी मांगा है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द इक्विटी। जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बीकॉम के अंदर चेंजेस इन इक्विटी वो पूरी नहीं मांगता, सिर्फ रिटेन अर्निंग्स का कॉलम रिक्वायर्ड करता है। खैर, तो एडजस्टमेंट्स के अंदर कुछ डेटा ऐसा है जो डायरेक्ट रिटेन अर्निंग से भी हिट होगा, जैसे या डिविडेंड का एरिया है, और क्या कहते हैं, कुछ रिजर्व्स के एरियाज हैं। तो उसका पीएनएल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट और आपका रिटेन अर्निंग से के स्टेटमेंट से ही हिट होने वाला है। तो अब इतना सारा डेटा के एंड में जब अक्सर ऐसा होता है कि पेपर में टाइम कम पड़ जाता है, तो हमसे मिस ना हो जाए। तो एक छोटी सी टिप थी जिसको अगर मैं होता तो पेपर में ऐसे सवाल सॉल्व करता, या आप लोग से मैं ये कहूँगा कि ऐसे करना चाहिए। जब सवाल मेरे पास आ जाए तो ट्रायल बैलेंस को देखते ही मैंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कौन सा आइटम बैलेंस शीट का है और कौन सा आइटम पीएनएल का है। यानी कौन से पर्टिकुलर्स बैलेंस शीट से रिलेट करते हैं और कौन से पर्टिकुलर्स इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं, ताकि मुझे उससे ये हेल्प हो जाएगी कि जब मैं अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना रहा हूँगा तो उस आइटम्स की तरफ मैंने देखना ही नहीं है, क्योंकि फिर वो मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो पीएनएल, अब कहीं आप में से कोई एक सवाल ये कर सकता है कि सर ये तो इतना आसान होता है कि सबको पता है कि सेल्स इनकम स्टेटमेंट में ही जानी है, और इन्वेंट्री का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस शीट में ही जाना है, और इनकम स्टेटमेंट में जाना है, और रिसीवेबल तो जाना ही जाना बैलेंस शीट में है। सर ऐसी कंफ्यूजन हमें नहीं आती। तो बच्चा कभी कभी आ जाती है, उस वक्त ये गलती ना हो। तो मैंने इवन अपने सीए फाइनल्स तक में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, और मुझे इससे पेपर के अंदर बड़ा फ़ायदा हुआ। कम टाइम के अंदर आपका थोड़ा ईज हो जाता है पेपर इन्वायरमेंट के अंदर। तो सो प्लांट एसेट के अंदर एग्जाम सिचुएशन में आप चाहें तो इसके आगे लिख दें कि बैलेंस शीट का आइटम है, तो मसला ही खत्म हो गया। कैश के अंदर आप ऐसे लिख दें बैलेंस शीट का आइटम है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है तो ये डायरेक्ट पीएनएल के अंदर जाएगा। ओपनिंग सेल्स रिटर्न है, सर ये भी पीएनएल के अंदर जाएगा। परचेजेस पीएनएल के अंदर जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन पीएनएल के अंदर जाएगा। सैलरी सेक्शन पीएनएल के अंदर जाएगा। प्री पेड एडवर्टाइजिंग बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि एक ही कॉलम के अंदर कुछ बैलेंस शीट है, कुछ पीएनएल है। जब मैंने पहले ही उसको अलग अलग कर दिया तो मेरे पास ये मसला ही खत्म हो गया, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, बस मैंने प्लॉटिंग करनी होगी डायरेक्ट आंखें बंद करके। सर डायरेक्टर्स फी पीएनएल में, सेल्स रेवेन्यू पीएनएल में, कमीशन इनकम पीएनएल में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में, रिटेन अर्निंग्स बैलेंस शीट में और रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट में, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में, डिबेंचर पेएबल बैलेंस शीट में, अकाउंट्स पेएबल बैलेंस शीट में, और परचेज रिटर्न पीएनएल में। यहाँ तो एग्जामिनर ने फिर भी थोड़ा तमीज से डेटा दिया होता, वरना एक आइटम बैलेंस शीट एक आइटम पीएनएल होता है। तो अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया पीएनएल बनाते वक्त कि मैंने बस यही गिनती के आइटम्स उठाने हैं, और बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको क्लियर होगा कि बस मैंने यही गिनती के आइटम्स उठाने हैं। अच्छा जी, सर इन एडजस्टमेंट्स को आप कैसे डील करें? जब मैंने ट्रायल बैलेंस को देखते हुए ये तो अंदाज़ा लगा लिया, तो इसके लिए भी बहुत आसान है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यू 30 जून यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो है 1,45,000 रुपये। तो इस एडजस्टमेंट के आगे आप चाहें तो अपने क्वेश्चन पेपर पे ही लिख दें कि मैंने बैलेंस शीट में भी लेके जानी है, ये मैंने पीएनएल में भी लेके जानी है, और इसका ट्रायल बैलेंस के किसी से कोई राब्ता नहीं है। अच्छा, क्या मतलब? जैसे कि डायरेक्टर्स फी पेबल आ रहा है,
तो डायरेक्टर्स फी पेएबल आप लिखते हैं डायरेक्टर्स फीस के आगे कि जब मैं पीएनएल बना रहा होऊंगा, क्योंकि मैंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है कि पीएनएल में जाना है, तो जब मैं बैलेंस शीट पीएनएल बना रहा होऊंगा तो पीएनएल के अंदर जब डायरेक्टर फी पे पहुंचूं तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में देख लूं, और एडजस्टमेंट नंबर 2 जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो वहां पर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि इसको मैंने पीएनएल में भी लेके जाना है और पेएबल के बैलेंस को बैलेंस शीट में भी लेके जाना है। तो जब मैंने पीएनएल पे काम कर रहा हूँ तो आधा काम मेरा हो गया। अब जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो यकीनन एडजस्टमेंट्स को तो मैं फिर भी देखूंगा, तो मुझे फौरन पता लग जाएगा कि भाई इस वाले से तो मैंने बैलेंस शीट को लाजमी देखना। सर अगेन एडवर्टाइजिंग एक्सपायर्ड रुपीज 15,000 रुपीज। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को जब मैं देख रहा हूँ, जब मैं ट्रायल बैलेंस को स्कैन कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट का आइटम है कि पीएनएल का, तो उस वक्त मैं ये भी लिख दूंगा कि एडजस्टमेंट नंबर 3 पे जब तुम पहुंचो या जब मैं सवाल करने पहुंचूं तो मुझे इस वाली एडजस्टमेंट को लाजमी देखना है। एडजस्टमेंट नंबर 3 को मैंने देखना है और एडजस्टमेंट नंबर 3 के आगे मैं ये सेफली लिख सकता हूँ कि ये पीएनएल का भी हिस्सा है और बैलेंस शीट का हिस्सा भी है। सर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एसेट्स एट द रेट 5% ऑन कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। तो सर जो प्लांट एसेट पे जब मैं पहुंचा तो मैंने लिख दिया कि एडजस्टमेंट नंबर 4 से इसका पर्टेनिंग ताल्लुक है, और जब मैं यहाँ पहुंचा तो अगेन इसका ताल्लुक एडजस्टमेंट नंबर 4 से है और इसके आगे पीएनएल बैलेंस शीट दोनों। सर आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम, अगेन कमीशन इनकम भी जब मैं आया तो मैंने नोट नंबर 5 का रेफरेंस दे दिया। तो क्लास इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग में जब आप अपने सवाल को इस तरीके से प्लॉट कर देंगे तो फिर आपको बहुत कम टाइम में आसानी से ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। ये मेरी एक गाइडेंस है, एक टिप है, हो सकता है किसी और को और कोई तरीका अच्छा लगता हो तो वो उसको भी यूज़ कर सकता है, फॉलो कर सकता है, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो यकीनन आप इसको अप्लाई कीजिएगा और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। जब मैं इंशाल्लाह ये सवालात करवाऊंगा तब मैं भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।